चलो मुन्ना एंड मुन्नी प्लीज ध्यान देना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वेंट्री टॉपिक है. राइट चलो स्टार्ट करें हम लोग. पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना. जो भी इसके पहले के टॉपिक हमने पढ़े हैं हर टॉपिक के अंदर में कुछ एक खास बात थी और वो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की थी अलग तरीके से. इस टॉपिक को भी हम लोग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे. राइट आ जाओ ध्यान देना आप सभी ने. देख तो बेटा बेसिकली इन्वेंट्री यानी क्या होता है पहले हम लोग ये समझेंगे है ना. इन्वेंट्री यानी माल, स्टॉक, नॉट दैट माल, अनसोल्ड गुड्स, अनयूज्ड रॉ मटेरियल, यस और नो, वर्क इन प्रोग्रेस. ये सारी चीजें कहां पे आती है? इन्वेंट्री में. इन्वेंट्री यानी हर बार सिर्फ स्टॉक फिनिश गुड स्टॉक नहीं आता है. इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल भी आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ सकता है और फिनिश गुड्स भी आ सकता है. रॉ मटेरियल आटा, वर्क इन प्रोग्रेस गूथा हुआ बुना हुआ आटा, फिनिश गुड्स रोटी. यस और नो क्लियर है. मेरा साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का काम है. मैं साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैंने पार्ट्स ला करके रख लिए गोडाउन में पड़े. तो वो पार्ट क्या है? रॉ मटेरियल का स्टॉक. मैंने कुछ पार्ट बना लिए, साइकिल आधी बना ली, आधी बननी बाकी है. तो वो आधी अधूरी बनी हुई साइकिल क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस. एंड कंप्लीटेड साइकिल भी गोडाउन में कुछ पड़ी है तो वो क्या है? फिनिश गुड्स. कंप्लीटेड साइकिल जो गोडाउन में पड़ी है वो क्या है? फिनिश गुड्स. तो ये स्टॉक के अंदर में इन्वेंट्री के अंदर में रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री हो सकती है, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री हो सकती है, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री हो सकती है. लेकिन सर हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे ये बता दो. डायरेक्टली ये मत शुरू करो इन्वेंट्री क्या है वो हम भी ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में. तो सुनो इन्वेंट्री क्यों पढ़ रहे उन्ना ध्यान देना सभी ने है ना. होशियार बच्चा है ना ये लिख लेता है. प्लीज ध्यान देना. ठीक है. आज तक कभी जीवन में आपने इन्वेंट्री अकाउंट देखा है क्या? इन्वेंट्री अकाउंट बनते देखा है लेजर में? कहां बनता है? कहां बना देखा है लेजर कभी? क्लोजिंग स्टॉक का है क्या? कभी देखा है किसी ने? मैंने तो नहीं देखा. किसी ने देखा क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री का लेजर? नहीं है. बट फिर भी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग में आता है क्या? तो कहां से आता है? कभी सोचा है क्या कहां से आता है? एडजस्टमेंट, बचा हुआ माल. इन्वेंट्री हम लोग फिजिकली गोडाउन में घुस के काउंट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी, कौन से माल का कितना क्वांटिटी मेरे पास बचा हुआ है. उसका वैल्यूएशन करता हूं. यस और नो. और वो वैल्यूएशन की फिगर मैं देता हूं अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को. ले जा कंप्लीट कर दे फाइनल अकाउंट. और वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखती है. क्लोजिंग स्टॉक बचपन में देखा था ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर में पूरे आइटम दिए रहते और एडजस्टमेंट में नीचे लिखा रहता था क्लोजिंग स्टॉक. वो किसने दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने. स्टॉक ऑडिट करके इन्वेंट्री का वैल्यू किया और फिर वो अकाउंट्स वाले को दे दिया ये तेरा इतना स्टॉक है. यस और नो. या फिर काफी बार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर होते हैं ना, वही इन्वेंट्री काउंट करके दे देते हैं इतनी इन्वेंट्री है. और वो डेटा किसको देते हैं? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को. और फिर वो उसके दो ही फेंक देता है. क्यों? क्योंकि उसकी अभी तक अकाउंटिंग पेंडिंग है. देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आए हैं वो कैसे आए हैं? उनकी एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग सारी होने के बाद आए. मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने भी बैलेंसेस दिख रहे हैं उन सब की अकाउंटिंग हो चुकी है तभी वो वहां पे आए, नहीं तो आते नहीं थे. बरोबर है क्या? इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस है उनका एक जगह डिस्क्लोजर होता है. उनका एक जगह क्या होता है? डिस्क्लोजर होता है. और वो जगह कौन सी है? या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो बैलेंस शीट. एक जगह क्या होता है? डिस्क्लोजर. बट ऐसे आइटम जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, या ऐसी इंफॉर्मेशन
जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है या अलग से दिया हुआ है, बट उसका अकाउंटिंग अभी तक पेंडिंग है, आप लोग उसे बचपन से क्या कहते हो? एडजस्टमेंट. सो एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट एन अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. एडजस्टमेंट्स क्या है? आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन. ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका अकाउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है, उसको आप लोग बचपन में डर के मारे क्या बोलते थे? एडजस्टमेंट. एक्चुअल में वो क्या है? हमने देखो ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड. रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझ में आया, अरे ये आइटम की तो इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग हुई ही नहीं. कब समझ में आया? ट्रायल बैलेंस के बाद. तो हम लोग इसे क्या बोलते हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन, या क्या बोलते थे? एडजस्टमेंट. अब टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाके वापस रिकॉर्ड करूं क्या? है क्या ऐसी कोई टाइम मशीन? नहीं सर, बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंज करो, सब मिटा दो. ऐसा मिटा सकते हैं क्या? सो पीछे नहीं जा सकते. तो अब क्या, कहां देना पड़ेगा इसका इफेक्ट? आगे. और आगे क्या है? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट. पीछे नहीं जा सकते, इसलिए इसका इफेक्ट कहां देते हैं? आगे. और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई है, और अकाउंटिंग करना है. मेरे ख्याल से आप लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, राइट? डबल एंट्री सिस्टम में कितने अकाउंट में इफेक्ट जाता है? एग्जैक्ट बताओ. गलत बोल ही नहीं सकते. 2 से ज्यादा भी अकाउंट में जा सकता है, 2 से ज्यादा अकाउंट में भी इफेक्ट जा सकता है. लेकिन इफेक्ट कौन से होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंट 50 भी हो सकते हैं, है ना? कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट के डेबिट में, और क्रेडिट इफेक्ट कोई दूसरे एक या एक से ज्यादा अकाउंट के क्रेडिट में. सो कितने अकाउंट में इफेक्ट जाता है नहीं कह सकते, लेकिन कितने इफेक्ट जाते हैं? 2, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट. यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्का? सो अब मैं पीछे तो नहीं जा सकता, इसलिए अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन का डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा. कहां देना पड़ेगा? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट देना है ना. एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंसेस को, अकाउंट्स को. अकाउंट्स कहां दिए? बैलेंस शीट में दिए हैं, ट्रेडिंग, P&L में दिए. अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स के बैलेंसेस. बैलेंसेस कहां पे? तीनों में बैलेंसेस है ना. बैलेंस शीट में भी है, ट्रेडिंग, P&L में भी है. हम लोग उससे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे. अब ध्यान दे दो उन्ना, प्लीज अच्छे से ध्यान देना. हमेशा ध्यान रखना अकाउंटिंग में बैलेंसेस है तो एक जगह डिस्क्लोजर, एक इफेक्ट नहीं बोलना. और अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट. कौन से 2? डेबिट एंड क्रेडिट. ये सेंटेंस दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस सेंटेंस के भरोसे सीए इंटर का अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम पूरा टॉपिक डिपेंड करता है इस एक सेंटेंस पे. कभी आपके सीनियर मिले तो पूछना, हरीश सर ऐसा बोल रहे थे कि उनका चल रहा है अभी सिंगल एंट्री, बरोबर है क्या? तो सिंगल एंट्री टॉपिक, सिंगल एंट्री क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करना है. हर वो चीज जो डबल एंट्री नहीं है वो सब क्या है? सिंगल एंट्री. सिंगल एंट्री कब आता है? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए, आधे जल गए, आधे पड़े, मतलब इनकम्प्लीट है ना. इनकम्प्लीट है मतलब डबल एंट्री नहीं है. डबल एंट्री नहीं है मतलब क्या है? सिंगल एंट्री है. उस सिंगल को किस में कन्वर्ट करना है? डबल में. तो उस टाइप में क्वेश्चन में या तो ये दिया रहता है या तो ये. बच्चे इसके भी 2 इफेक्ट दे देते हैं. देना चाहिए क्या? किसके 2 इफेक्ट देने चाहिए? सो आप लोग भी अब ध्यान रखना, हर एक टॉपिक में, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे कंपनी अकाउंट्स हो, चाहे पार्टनरशिप हो. पार्टनरशिप में ये सेंटेंस आपको वापस काम आने वाला है. तब बच्चे गलती करेंगे. मैं बता रहा हूं कि आगे गड्ढा है, बच्चा उसी गड्ढे में जाके घुसेगा. मैंने बताया, मैंने वार्निंग दी है सभी को. चेक करते हैं कितने बच्चों को याद रहता है. ठीक है? पार्टनरशिप टॉपिक में, ठीक है, आपके फाउंडेशन लेवल के. आ जाओ. सो इन्वेंट्री की बात चल रही थी. सो अब मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, अरे इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट ही नहीं किया, अरे डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ही नहीं किया, अरे सैलरी तो 13,000 दिया था, उसमें 1,000 एडवांस है. सो 13 में से 1 कम करो और बचा हुआ प्रीपेड सैलरी कहां दिखाओ? बैलेंस शीट के असेट साइड में.
यस और नो? तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन कब पता चली? ट्रायल बैलेंस के बाद। उसी में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी थी? स्टॉक की। बस वही हमारा टॉपिक चल रहा है। आपका जीपीएस लोकेशन ऑन हो गया क्या? हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक का या इन्वेंट्री का ऐसा अकाउंट नहीं है। अकाउंट होता तो ये टॉपिक नहीं होता, डायरेक्टली उस अकाउंट का बैलेंस लिख देते थे फाइनल अकाउंट में। कोई इतनी झंझट होती थी क्या? नो। अब आपका सवाल, सर क्यों अकाउंट नहीं है, क्यों इतनी तकलीफ चल रही जीवन में? पहले बेस बना रहा हूं टॉपिक का। जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप रट्टा मारोगे सिर्फ ये टॉपिक में। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, कल चल के किसी ने पूछ लिया, छोटे बच्चे ने, 11वीं का बच्चे होते हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें होती है कि भैया दीदी सीए कर रही है, इनको ज्यादा नॉलेज होगा। उन्होंने पूछ लिया आपको, वो क्लोजिंग स्टॉक हर बार एडजस्टमेंट में दिखता है। हाँ, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे देते हैं, मतलब उसकी अकाउंटिंग नहीं की, अकाउंट नहीं बनाया है, उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। बात स्टॉक की चल रही है तो दूर तक जाएगी। देखना जरा, आपको क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिया है बेटा? आपको समझाने के लिए एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो आप लोग क्या कर देते थे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। डोंट वरी, जो मैं बता रहा हूं ये स्टॉक है इसलिए मैं बता रहा हूं, बट सेम चीज फाइनल अकाउंट टॉपिक में वापस आएगी, क्योंकि स्टॉक यहां पे भी है इन्वेंट्री में और स्टॉक फाइनल अकाउंट में भी है। सो बताना जरूरी है। जो बच्चे को ट्रेडिंग क्या है पता नहीं है, चिंता मत करना, आने वाले 3 मिनट का डिस्कशन आपने मिस कर दिया तो भी चलेगा। जिस बच्चे को फाइनल अकाउंट क्या है वो पता नहीं है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में करंट असेट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेस। ये हमने देखा था क्या इसके पहले? ये देखा था क्या? इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेस, दैट इज नो नीड टू टेकन, नो नीड टू टेकन इन, बोल बेटा कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट। देयरफॉर कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। नो नीड टू टेक इन ट्रेडिंग अकाउंट, बोलो बेटा कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट में। यहां पे रहा तो दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक जगह डिस्क्लोजर। अब इसका मतलब क्या है मुन्ना, ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में अगर आप लोगों को ये बोला है मैंने परचेस किया 10 क्वांटिटी, सेल किया 7 क्वांटिटी, रेवेन्यू मेरा 7 क्वांटिटी का है, एक्सपेंस मेरा 10 क्वांटिटी का दिख रहा है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट नाराज हो गया। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बताओ बताओ। एक्सपेंस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। यहां तो बेचारे का दिल तोड़ दिया आपने। रेवेन्यू कितने आइटम का दिख रहा है? 7, और खर्चा कितने आइटम का दे दिया उसमें? 10। चलेगा क्या? सर एक काम करो ना, रेवेन्यू बढ़ा दो। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोएर्शन पढ़ा ना, रेवेन्यू कैसे बढ़ाओ जबरदस्ती? राह चलते लोगों को बोलो क्या, मेरा रेवेन्यू मैचिंग कौन से मैच नहीं हो रहा है, प्लीज 3 आइटम खरीद लेना। जबरदस्ती सेल कर सकते हैं क्या? वो किया तो क्या हो जाएगा? कोएर्शन हो जाएगा। यस और नो? इसीलिए रेवेन्यू तो जबरदस्ती बढ़ा नहीं सकता हूं। एक काम करता हूं, मैं मेरा खर्चा कम कर देता हूं। आई मीन टू से परचेस कम कर देता हूं। परचेस कम कर दो। परचेस को कम करना है तो अपोजिट में लिखो। इसी को आप लोग प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। सो ये जो लिखा मैंने अपोजिट में, देखो हो गया क्या बरोबर मैच? सो 10 - 3 इज इक्वल टू, ये क्यों लिखा? लॉजिक रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखा है, ये असेट बोल के नहीं लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। ये असेट बोल के नहीं लिखा, ये परचेस से एडजस्ट करना है बोल के लिखा।
आपका सवाल क्यों एडजस्ट करना है? जवाब रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। बरोबर है क्या? जवाब दिया करो, ठीक है? फर्स्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा है तो उसने बोलते रहना चाहिए। डन? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट, लिख लिया सभी ने? नहीं लिखा? लिखो। सर क्यों बोलते रहना चाहिए? क्यों टीचर को नींद आती कभी कभार। फर्स्ट बेंच के बच्चे फिर बोलते रहते ना, मैं कुछ भी चीज बोला तो आप रिदम में से रिदम मिलाया करो, क्योंकि लास्ट बेंच वाला बच्चा कुछ बोलेगा तो यहां तक आवाज नहीं आती ना। लिखो बेटा, लिख रहे हो ना? हैंड राइटिंग और अच्छी है, ट्राई करो और अच्छा हैंड राइटिंग का। हाँ सॉरी, लिखा बेटा? लिखो लिखो। लिखा बेटा? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बेसिक देखा? पूरा पूरा देख लिया? एक बार और देख लेना आप। अभी देखने के लिए कितने घंटे लगे होंगे? 7-8 घंटे। अब 2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा लगे और 12-13 घंटे लगे, तो अब 6 घंटे ही लगेंगे। एक बार और देख, हेडफोन लगा के, पेन पेपर लेकर के, और सोच, और उसमें जो भी डाउट्स है वो डाउट्स निकाल के मेरे को कल पूछ। पर आज एक बार और देख, रात में नहीं सोया चलेगा आज, पर आज और एक बार देखना, कल उसके डाउट लेके आना। डन? लिखा बेटा? लिखो लिखो। हल्लू हल्लू लिखते हो ना एकदम आप लोग। डन? डन? लिखा गया? पक्का? सभी का हो गया? डन? चलो चलो मुन्ना, ध्यान देना अभी। अब ध्यान दो, प्लीज ध्यान देना। सो क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। क्यों करते हैं? लॉजिक क्या है? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब अच्छे से ध्यान दो। अब क्या हो रहा है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। होने दो, जितना ज्यादा अभी तपोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है? सर फिलोसॉफी मत झाड़ो, पढ़ाओ, ठीक है? पढ़ा दो। ये क्या है? बेड है, ये देखो 4 पैर दिख नहीं रहे क्या इसके, और ये बीच में ऐसी गद्दी लगी हुई है यहाँ पे। पलंग ऐसी रहता है ना। आप लोग घर पे डबल बेड पे सोते हो या सिंगल बेड पे? डबल? सिंगल बेड या डबल बेड? तो आप आपकी किताबें कहाँ रखते हो फिर? आप बेड पे सोते हो तो किताबें कहाँ रखती है? टेबल पे। मैं रूम लिया था ना, तब मैंने आके मेरे वो रूम ओनर को बोला था, सर एक पलंग मिल जाएगा क्या डबल बेड करके?
तो बोले क्यों तुम दो लोग हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं और मेरी सीए की किताबें, क्योंकि वो रूम में टेबल वेगल नहीं था, तो मैं उसके पास में एक बेड पड़ा था, हमने देख लिया था, वो वहाँ पे जहाँ पे सब स्टोर टूटा फूटा सामान रखा रहता है ना, पर्वती पायथे पे रहता था मैं कुछ समय तक, 2-1 साल फाइनल में। तो मैंने उसको बोला सर मैं को बेड ले लूँ क्या वहाँ से? तो वो बोले नहीं, बोले वो बेड काय के लिए चाहिए? मतलब सर मैं एक और बेड बाजू में लगाता हूँ। तो बोलते तुम ही दोनों लोग का हाथ का, तो उसको डाउट था ही ना कि साला ये कुछ तो पक्का है, ये लफड़े वाला आदमी दिख रहा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, बोला हम दो नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ और मेरा एक पार्टनर था बाजू में, ऐसी ऐसी 2 रूम थी, ऐसा बीच में छोटा सा पार्टीशन था, उसकी जगह पे एक बेड था, मेरी जगह पे एक बेड था, एक बेड की जगह थी वहाँ पे। तो वो बोले क्यों चाहिए दूसरा बेड? मैंने बोला मेरी किताबें रखने के लिए मेरे को चाहिए, है ना, तो तुम लोग भी डबल बेड का पलंग रखो, एक साइड में खुद ने सोना और दूसरे साइड में किताबें, और जिस दिन वो किताबों के साथ डिवोर्स होगा तो उस दिन उस किताबों की जगह तुम्हारा लाइफ पार्टनर आएगा शादी के बाद। कब आएगा? और उसको बोलना तू जिस जगह पे सो रहा है या तू जिस जगह पे सो रही है ना, ये बहुत लकी जगह है, यहाँ पे पहले मैं किसी के साथ सोता था या किसी के साथ सोती थी। समझ में आया क्या? कौन है वो सब? मेरी सारी बुक्स है, समझ में आए? तो एक डबल बेड करवा लेना, एक साइड में सारी किताबें रखना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा आगे जाके कि आप उठ के नहा धो के टेबल पे जाके बैठोगे। उठे, किताबें लिया, पढ़े, सो गए, बेड पे खाना पीना, थोड़े समय के लिए उठ के आपको जाना पड़ेगा, बाकी अरेंजमेंट बेड पे नहीं रहती, है ना। तो डबल बेड करवा लेना अब याद से। सो बेड से यहां से ध्यान में आया था, देखो अच्छा कहां से कहां चले जाते हैं हम लोग। ये टाइमलाइन है, ये ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है, लिखना है साथ साथ में, प्लीज ध्यान दो। आ जा बेटा, ध्यान दो। सो क्या है यहां पे, ध्यान देना। ए मुन्ना देखो तो, ये मैंने परचेस किया, ये मैंने परचेस किया, माल परचेस किया। परचेस मतलब कुछ बोला नहीं तो क्या रहेगा? गुड्स। भूल गए क्या? अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में परचेस बोला है, परचेस मींस परचेस ऑफ गुड्स। फर्नीचर या मशीन होता तो मैं बोलता ना मशीनरी परचेस, फर्नीचर परचेस, बट सिर्फ परचेस बोला मींस परचेस ऑफ गुड्स। मैंने परचेस किया माल 10 क्वांटिटी @5, और परचेस किया, परचेस यानी प्लस लिख दूं क्या रे? 5 क्वांटिटी @7, और परचेस किया, बीच में सेल भी किया 2 क्वांटिटी। अच्छा यहां सेल नहीं करना है क्या आपको? कर दो @12, फिर परचेस किया 4 क्वांटिटी @8, फिर परचेस किया 10 क्वांटिटी @3 रुपीस, सस्ता हो गया था, ज़्यादा खरीद लिया। फिर सेल किया, फिर परचेस किया, है ना। तो ये परचेस सेल चलता रहा। ये सिलसिला चलता रहा, ध्यान देना। सेल किया 12 क्वांटिटी, सेल किया 5 क्वांटिटी, परचेस किया 10, सेल किया 4, परचेस किया 15, सेल किया 17। ठीक है, रेड वाला जो लाइन है ना वो सेल का है। डन, लिखा बेटा सभी ने? ये सेल वाले में अलग मार्क कर देता हूं, अब तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सर एक क्वांटिटी आपने दिया, सेल प्राइस नहीं दिया, छोड़ो ना, जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, सेल प्राइस नहीं भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जो माल बेचा उसका वैल्यूएशन नहीं करना है, जो माल हमारे गोडाउन में पड़ा है उसका वैल्यूएशन करना है, मतलब किसका? स्टॉक का। ठीक है, ये परचेस किया उसका प्राइस दे देता हूं, परचेस @5, परचेस @6। ठीक है,
माल खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा खरीदा, बेचा बेचा, बेचा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, बेचा बेचा बेचा, खरीदा खरीदा बेचा, चलते रहा। ये साल भर चल रहा था, ये साल भर चल रहा था। अब मुझे एक बात बताओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, साल के आखिरी में मेरे पास क्वांटिटी कितनी बची है ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा, बरोबर है? कितनी क्वांटिटी बची बताओ तो? 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 10 29, 29 और 10 39, 39 49 5 54, 54 में से गया कितना? 2 12 14 14 19 23 एंड 17 40, 14 बचा है क्या? सो क्वांटिटी बैलेंस 14, क्वांटिटी कितना बचा? 14। अब मेरा सवाल है कि ये 14 जो स्टॉक बचा है इसका वैल्यू कितना है बताओ? ये रिसीव इतना हुआ था, इशू इतना किया, तो ये बैलेंस बचा है स्टॉक इतना। अब मेरा आपसे सवाल है कि अमाउंट कितना? कौन सी प्राइस? कौन सी प्राइस? समझ में आ रहा है कि क्या तकलीफ आती है? समझे क्या? नहीं समझे? काफी बच्चे समझे नहीं। मैंने आपको बता दिया, मतलब बच्चों इतना माल आया था, क्वांटिटी रिसीव्ड 54 यानी परचेस था ना, क्वांटिटी इशूड यानी सेल था ना, सो क्वांटिटी बैलेंस मतलब ये स्टॉक है, तो ये तो मैंने लिख दिया स्टॉक 14 स्टॉक क्वांटिटी। बट मुझे स्टॉक का क्या करना है? वैल्यूएशन। तकलीफ समझो तुम क्या हो रही है, तो मुझे स्टॉक का क्या करना है? वैल्यूएशन। अब इसका वैल्यूएशन मैं कैसे करूं? मुझे तो हर एक की कॉस्ट पता है, इसकी कॉस्ट पता है 5, इसकी कॉस्ट पता है 7, इसकी कॉस्ट पता है 8, इसकी कॉस्ट पता है, तो ये जो कौन से कॉस्ट पे वैल्यू करूं? समझ में आया क्या? अब मेरा आपसे सवाल है, जो 14 में जो माल बचा हुआ है वो यहां का है, इसका 5 में का है, यहां का है, यहां का है, यहां का है, यहां का है कि कहां का है? अब वो 14 कौन से वाले परचेस में के बचे हुए? इस परचेस में के बचे हुए कि इस परचेस में के, कि थोड़े से यहां से, थोड़े से यहां से, कहां के? तो इसके लिए हम लोगों को इस टॉपिक में कुछ मेथड्स दी है। हम लोगों को इन्वेंट्री टॉपिक में इस वैल्यूएशन की कुछ मेथड्स दी है। सो आपको कॉस्ट तो पता है? सर कॉस्ट तो पता है, फिर क्या तकलीफ है? बट बहुत सारी कॉस्ट है ना, इसमें से इस 14 की कॉस्ट कौन सी? ये 14 जो यूनिट बचे वो यहां वाले के यूनिट में के बचे, यहां वाले के बचे, कि यहां वाले के यूनिट के बचे, कि यहां के, कहां के बचे वो पता नहीं है। तो उसके लिए इस टॉपिक के अंदर में काफी सारी मेथड्स है, काफी सारी मेथड्स है, और वो मेथड्स हम लोगों को यहां पे देखना है। अब जैसे प्लीज ध्यान देना बेटा। अब मान लो आपको समझाने के लिए, है ना, ये केस आपने लिख लिया ना, सो ये हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है ना। एक सेकेंड के लिए ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं केस 2। देखो तो ये मुन्ना देख, परचेस, परचेस सेल, परचेस सेल सेल, कितने आइटम है? सिर्फ 6। परचेस कितना किया? 10, 5, सेल 6, परचेस 3, सेल 8, सेल 1, 10 और 5 15 और 3 18, 8 और 6 14। हाँ चलो इसकी अमाउंट बता देता हूं। कॉस्ट परचेस किया था ये @10 रुपीज, ये किया था @12 रुपीज, ये किया था @14 रुपीज,
आपको पूछा है कैलकुलेट इन्वेंट्री इन क्वांटिटी एंड इन अमाउंट यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या बोलते हैं इसको, फीफो मेथड। बरोबर है क्या? चीजों के पीछे की वजह समझो। बरोबर है, वजह समझना चाहिए चीजों के पीछे की। अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये तो अकाउंटेंट भी बता देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बताता है मालूम है? अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा। क्यों करते हैं, इन्वेंटरी टॉपिक कैसे करते हैं तो बीकॉम में भी आप पढ़ लोगे। क्यों कर रहे हैं वजह समझ में आ रही क्या? अभी तक हम लोग टॉपिक में एंटर नहीं किए ढंग से, हम बस ये समझ रहे टॉपिक क्यों आया आपके सिलेबस में, क्या तकलीफें आती है अकाउंटेंट के पास, यस और नो। चलो, एक इंटरव्यू में सवाल में पूछा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। ये एमपीएससी वालों के लिए सवाल है। यूपीएससी वालों को पूछते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों बनाना चाहिए, यस और नो। कैसे बनाना, एमपीएससी वाले को पूछेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे बनाना चाहिए, एमपीएससी वालों का सवाल है। अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सवाल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों बनाना चाहिए। समझ में आया क्या? कैसे बनाना है अकाउंटेंट भी बता देगा, क्यों बनाना है डीप है, डीप। तो ये कौन देगा जवाब इसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस और नो। सो आपको उस लेवल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आपको छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान रखना होगा। बोलते हैं ना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। हर छोटी चीज आपकी आंखों के सामने से अगर निकल रही तो आपके पकड़ में आ जानी चाहिए। वो कब होगा? जब आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा। छोटी चीज भी, माइनर डिटेल्स भी आपकी नजरों से मिस नहीं होना चाहिए, माइनर डिटेल्स भी। क्योंकि आपके अंदर में क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? जब कभी भी, जैसे मैं जब ऑडिट के लिए जाता था आर्टिकलशिप में, भोसरी एमआईडीसी में, बाद में मैं महाबलेश्वर साइड भी गया था, रिटर्न इंडिया, तो मैं वहां पे काम करता था, लेकिन मेरे कान हर जगह रहते थे। फिर मेरे बॉस के खिलाफ कोई अगर कुछ बोलेगा तो मैं मेरे बॉस को बोल देता, सर वो इस बार आपका बिल जल्दी नहीं आएगा, सर वो आपको और भी काम देने की बात कर रहे हैं, सर अपना काम वहाँ पे सिर्फ स्टॉक का है, वो बोल रहे बैंक रिकन्सिलिएशन भी तुम ही करो। क्योंकि साल के आखिरी में बैंक रिको बहुत जरूरी है। जब तक बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं होता तब तक कोई भी ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाता ऑडिट करने के लिए। ऑडिटर क्या बोलेगा, भैया मेरे को बैंक टैली करके दे तो मैं ऑडिट करूंगा, यस और नो। और आप अगर ऑडिटर को ही बोलेंगे तू ही बैंक टैली कर ले, वो नहीं करेगा। बैंक टैली करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक रिको बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट होल्डर। यानी कौन बनाएगा? फिर अकाउंटेंट बनाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे चेक करेगा, यस और नो। क्लियर है क्या? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या चीज होती है? जहां भी आप बैठे हो, मैं अगर अभी पढ़ा भी रहा हूं तो मेरे कान हर जगह है, मेरा ध्यान भले ही अभी पढ़ाने में है, लेकिन फिर भी अब कौन क्या बात कर रहा है मुझे समझ में आ जाता है। आसान भाषा में, गावरान भाषा में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है अपने कान खड़े रखो। भले ही आप, जैसे आपकी मम्मी भले ही किचन में काम करती रहती है, लेकिन आप आपके फ्रेंड से हॉल में भी कुछ बात करते हो ना, आज पाड़ी पाड़ी पाड़ी, हाँ हाँ, सिसड़ी सिसड़ी पाड़ी, तो आपकी मम्मी पहले बोल देती है बेटा शाम में आज अलग डिश बनाने वाली हूँ, कहीं जाना मत। आपको पता भी नहीं कि आपकी मम्मी ने तब के तब वो प्लान किया है अलग डिश का, यस और नो। तो आपके अंदर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए।
आप कोई भी डिटेल्स को मिस नहीं कर सकते हो, है ना, वरना आप में और अकाउंटेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना। आ जाओ, ध्यान दो, अपनी वैल्यू पहचानो, ठीक है। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सो फीफो मेथड से हम लोगों को करना है बेटा। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप दुकानदार से ब्रेड लेने जाते हो, सुबह सुबह दूध का पैकेट और ब्रेड लेने जाते हो, तो दुकानदार आपको क्या करता है मालूम है क्या? जो ब्रेड पहले आई थी वो ब्रेड आपको चिपकाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके भी बाप हो। आप क्या करते हो, वो ब्रेड का पैकेट वहां रख देते हो और अंदर हाथ डाल के पीछे का ब्रेड का पैकेट निकालते हो, और जो लेटेस्ट में आई आप वो लेके जाते हो। आपकी क्या इच्छा होती है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो अब भी सुबह ही वो मुझे दे, 3 दिन पहले का आया हुआ ब्रेड का पैकेट मुझे मत दे। दुकानदार किस फिराक में होता है? फीफो। जो पहले आया वो पहले बेचता है, क्योंकि जो फ्रेश में अभी आया वो तो और 2-3 दिन चल पाएगा ना। तो वो किस फिराक में होता है? फीफो। आप किस फिराक में होते हो? लीफो। सो ये दो मेथड्स है, और भी है इसमें मेथड्स, और वेटेड एवरेज भी है, सिंपल एवरेज है। सो फीफो की मैं बात कर रहा हूं, पहले अच्छे से ध्यान देना। सो अब यहां पे क्वांटिटी तो कोई भी बता देगा, बता रहे बेटा, 10 और 5 15 और 3 18, 18 में से 6 चले गए 12, 12 में से और 8 चले गए 4, 4 में से 1 चले गए 3। सो क्वांटिटी कितनी बची? 3। बरोबर है क्या? अब मुझे इसका अमाउंट चाहिए। अब अमाउंट क्या है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। मेथड कौन सी है? फीफो, मतलब जो माल पहले आया वो माल पहले चला गया। कौन सी मेथड है? फीफो। जो माल पहले आया वो माल पहले चला गया, मतलब जो माल बचा है वो कौन सा है? पहले वाला है या आखिरी वाला है? पहले वाला माल तो चला गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल बचा है दया पक्के में वो कौन सा है? आखिरी वाला। जाओ आखिरी से ऐसे, अब आखिरी से सेल मत देखना, हाँ, परचेस में देखना पड़ता है ना। माल आता कैसे है? परचेस से या सेल से? परचेस से। तो रिवर्स में जाके परचेस चेक करो, 3 तक। कहां तक परचेस चेक करना है? 3 होने तक। रिवर्स जाओ, यस, ये मिल गया 3, मतलब ये 3 क्वांटिटी डेफिनेटली इस परचेस की है। सर अगर यहां 2 होता सिर्फ, तो फिर और आगे जाके इस 6 में से 1 ले लेते, सॉरी 6 नहीं, इस 5 में से 1 ले लेते थे। यस और नो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल पहले आया वो पहले चला गया, मतलब जो माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो आखिरी का है। आखिरी मतलब जाओ आखिरी से जाओ ऐसे, तो इसमें का है। और यहां भी इत्तेफाक से 3 ही है, यहां भी इत्तेफाक से 3 ही है। तो अब ये 3 में का है, मतलब रेट भी यही लगेगा क्या? सो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आया? 42। खत्म, खत्म, फीफो खत्म। सर नहीं 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 नहीं, आप कुछ तो चीटिंग कर रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। हाँ करेंगे बड़े क्वेश्चन, लॉजिक तो समझो। डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन करवाओगे, लॉजिक क्लियर नहीं हो गया, पार्ट करोगे क्या? डन है ना? क्या 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 क्या? हाँ, क्वांटिटी 5 अगर बची है तो मैंने बोला ना, फिर वो यहां की 2 ले लेंगे। हाँ बताता हूं ना, क्वांटिटी एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर यार क्वांटिटी समझ लो ज्यादा बची है, ये तो मैंने लिखवा दी। अब ध्यान देना, जा रहे, हाँ हाँ आ गया। ये देख रहे बेटा, आपको समझाने के लिए सेल हुआ एक क्वांटिटी यहां पे। अब बताओ नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी बची? ये 10 और ये 5 15 और ये 3 18, रिसीव्ड 18, इशूड और सोल्ड, इशूड और सोल्ड 6 और एक 7 और एक 8, बचा कितना? सो स्टॉक में क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी कितनी है? 10। चलो अब अमाउंट निकालते हैं उसका। कौन सी मेथड है? अरे जा,
हाँ, अब अमाउंट निकाल रहा हूं। मेथड कौन सी है? फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो माल पहले आया वो पहले चला गया, मतलब जो माल बचा हुआ कौन सा है? आखिरी वाला है। पहले वाला माल तो चला गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो बचा हुआ माला वाला है, बचा हुआ वाला कौन सा माल है? जो आखिरी में आया है। रिवर्स जाओ, रिवर्स रिवर्स। बोलो बेटा, कितना माल बचा हुआ है? 10। 10 तक काउंट करो परचेस में से। ये मत देखना, ये मत देखना, ये मत देखना, ये मत देखना, ठीक है? आ जाओ, चलो काउंट करो। कितना चाहिए? 10 चाहिए ना? चलो 3 यहां से आ गया, देख रहे बेटा? 3 का रेट क्या रहेगा? और कितने चाहिए? 7 और चाहिए। जाओ 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 जाओ, ये पूरे 5। इसका रेट क्या रे? और कितने चाहिए? बैलेंसिंग फिगर 2। अब ये 2 कहां से लेंगे? इस 10 में से। तो रेट क्या रहेगा? 42, 60, 20, डन डन। कॉमन सेंस, ठीक है? कुछ था क्या इसमें? बस यार, आज भयंकर गर्मी हो रही है, इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। इन्वेंट्री टॉपिक हमने आज सक्सेसफुली स्टार्ट किया है। मेरा कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, किसी बच्चे को अगर इन्वेंट्री का मैंने आज जो भी चीज़ बताई, कहीं कोई चीज़ खटक रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, सर ये कुछ मामला जम नहीं रहा है, सर ये चीज़ वापस बताओ, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ योर डाउट। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, असा कोड एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्का जाना इसके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, डाउट नहीं है? हाँ ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय। यस, अंजो, सूर्यराज, सुमित, पायल, अनीशा, डन डन।